हेलो ऑल। आईएएस नेटवर्क के मेंस के नोट्स तो काफ़ी टॉपर्स ने सजेस्ट और रिकमेंड किए हैं। इसी ट्रेंड को आगे करते हुए स्टार्टिंग फॉर प्रीलिम्स 2022 वी हैव कम अप विद प्रीलिम्स शॉर्ट नोट्स। और ये सारे नोट्स भी टॉपर्स और लेटेस्ट यूपीएससी इंटरव्यू कैंडिडेट्स ने कंपाइल किए हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी 85 पेजेस के अंदर कंपाइल करी गई है और इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक और थीम को छोड़ा भी नहीं गया है। सो अपनी प्रीलिम शॉर्ट नोट्स की कॉपी को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और रिवाइज करो। Hello everyone, I am Sanjeet Chaurasia. I have been fortunate enough to secure rank 67 in Madhya Pradesh Judicial Examination in my very first attempt. I have completed my graduation in 2020 and thereafter I have been dedicated my whole time for the Judicial Service Examination. And on September 2019 I have been fully focused for this examination. This examination is basically divided into three parts: pre, mains and interview. What I have been analyzed by these three stages, that pre is all about facts, mains is all about your concept, and interview is all about your understanding. So through this DKT platform I would be sharing my strategy which would be helpful for other aspirant as well. First of all, in prelims there are 150 marks of total question have been asked, out of which 110 is divided to law, and 20 is given to GK, 10 is given for computer, and 10 marks is given for English. So and there is no negative marking in this prelims, and it is of 2 hours time. What I would suggest is for law I have just dedicated 19 days preparation, because I have a SEBI mains on 28 February, so I have only just 90 days for preparation of prelims, and I have secured 122 marks in my prelims. What I have done is that I have made a index wise notes in the bare act itself. मतलब कि जो भी एक पर्टिकुलर सेक्शन होता था उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उस चीज़ को मैं लिख देता था इंडेक्स में। उससे क्या होता था कि इन अ डे आई कुड हैव बीन रिवाइज 3 to 4 मेजर बेयर एक्ट इन अ डे। तो उसमें मुझे बेनिफिशियल ये मिला कि मुझे जो सेक्शन के अंदर की चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ एनी टाइम लिमिट, इफ़ देयर इज़ एनी नोटिस पीरियड, तो वो मुझे बार बार बहुत ईजिली रिकॉल हो जाते थे। और उसके साथ ही साथ मतलब सेक्शन के जो नंबर्स हैं वो भी याद हो जाते थे, बिकॉज एमपी में सेक्शन बेस्ड अप्रोच भी बहुत प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो मेरी लॉग के रिगार्डिंग ये स्ट्रेटेजी थी। और मैंने एक चीज़ और करी थी, जो लैंडमार्क केसेस हैं उनकी मैंने लाइव लॉ और अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज से जो प्रीवियस 1 ईयर में जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं मैंने उनका भी एक मतलब अलग से नोट्स बना लिया था। तो जो मुझे मतलब जो इस बार जो पूछे गए थे लैंडमार्क केसेस उसमें मुझे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। उसके अलावा जो जीके है तो मैं रोज़ डेली 2 न्यूज़पेपर कवर करता था, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। वो मेरी हॉबी है, लेकिन उससे मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि मतलब वो उस पर कम्प्लीटली रिलाई करना चाहिए। मैं प्रतियोगिता दर्पण की ईयरली जो मैगज़ीन आती है उसको भी रेफ़र करता था। उससे सिर्फ हमको हेडिंग पढ़नी है, हेडिंग से ही मतलब हमको पूरा टॉपिक कवर नहीं करना है, सिर्फ हेडिंग से ही मतलब हमको चीज़ें पता चल जाती थी कि मतलब क्या प्री का क्वेश्चन आ सकता है। ये हो गया करंट अफेयर के लिए। एमपी स्टैटिक के लिए मैंने मैग्रो हिल्स की एक बुक आती है उसको रेफ़र किया था, और साथ ही साथ महावीर की एक बुक आती है उसको भी रेफ़र किया था। जो महावीर की बुक है उसमें 3 चार्ट आते हैं, तो वो मैंने चार्ट चिपका दिए थे अपने रूम में। और जो चार्ट को मतलब मैं डेली जब भी आता जाता था तो मैं एक बार एक नज़र फेर लेता था। तो उससे क्या होता कि जो मेजर डैम्स हो गए, नेशनल पार्क हो गए, और जो स्टैटिक चीज़ें हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ है, तो वो सारी चीज़ें मुझे बार बार रिवाइज होती जाती थी। उसमें सारे रिवर्स के ओरिजिन था, फ्लो था। तो ये मतलब एक मैप के फॉर्म में मैंने एमपी के जीके को कवर कर लिया था। और इसके बाद जो स्टैटिक जीके था उसके लिए मैंने एक लूसेंट की बुक रेफ़र करी थी। और स्टैटिक जीके को मैं आपसे नहीं कहूँगा कि मतलब आप बहुत ज़्यादा डीप में जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ें स्टैटिक जीके में पूछी जाती हैं, जैसे फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो वो आप एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको खुद ही खुद मतलब एक आइडिया लग जाएगा कि जीके का पैटर्न किस तरफ जा रहा है। और जीके में एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि जो मतलब जैसे विजन आईएएस की एक मंथली मैगज़ीन आती है, यदि आपका टाइम परमिट करता है तो आप अपनी प्रिपरेशन के साथ ही उस चीज़ को कवर करते जाएं। मतलब जब आपका एग्ज़ाम हो रहा हो प्री का, तब आप उस चीज़ को कवर ना करके मतलब आप साल, यदि आप 1 ईयर का प्लान लेके चल रहे हैं तो आप पर मंथ का जीके आप मतलब एक अपने नोट्स में बना के लिख सकते हैं।
तो उससे क्या होगा कि जब प्रीलिम्स के आपको 1 महीने पहले आप सारी चीज़ों को विथिन 2-3 डेज़ आप पूरा जीके कवर कर लोगे। अब कंप्यूटर के लिए मैंने एक कंप्यूटर की लूसेंट की एक बुक आती वो रेफ़र किया था, और ऑनलाइन मैंने ओटीज़ लगाई थी कंप्यूटर के लिए, क्योंकि कंप्यूटर एक बेसिक सब्जेक्ट है और उसमें बहुत बेसिक पूछते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए एक आपको स्पेसिफिक स्टडी की ज़रूरत है। तो कंप्यूटर 10 मार्क्स का रहता है और बहुत आउटपुट इनपुट डिवाइस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैंने कंप्यूटर के लिए ज़्यादा अपना टाइम डिविएट नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे लॉ में फ़ोकस करना है। और फिर उसके बाद इंग्लिश, तो इंग्लिश का ऐसा है कि इंग्लिश की तो आप मतलब कितनी भी पढ़ाई कर लें वो कभी पूरी नहीं होगी। इंग्लिश को कवर करने का यही एक सॉलिड रीज़न हो सकता है कि आप इंग्लिश को बाय मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर के थ्रू एनालिसिस कर लें कि कैसे पूछे, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, तो उसमें आपको बेसिक इंग्लिश आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश को मतलब आप पढ़ के आप इंग्लिश को कवर नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरी हैबिट में था कि मैं 2 न्यूज़पेपर कवर करता था, तो मुझे इंग्लिश के लिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो मैंने इंग्लिश में भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। और मैंने एक चीज़ प्री के समय ये करी थी कि मैं लॉ तो पढ़ता ही था, साथ साथ मैं जितना पढ़ता था उतनी मैंने ओटी भी सॉल्व करता था, क्योंकि क्या होता है कई बार हम कुछ चीज़ें सेक्शंस में मिस कर जाते हैं, तो जब हम ओटी सॉल्व करते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ की, तो हमको वो चीज़ दोबारा रिकॉल हो जाती है। मैंने ओटी के लिए सिर्फ परीक्षा मंथन रेफ़र करी थी, उसमें क्या है टॉपिक वाइज पर्टिकुलर एक सेक्शन नंबर से आपको ओटीज़ दी गई हैं सारे सब्जेक्ट्स की, तो आप वो उसको रेफ़र कर सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर के लॉ के क्वेश्चन पेपर थे एमपी के स्पेसिफिक, वो मैंने बहुत प्रैक्टिस करे थे। और मैं इसमें ये करता था, यदि मुझे कोई क्वेश्चन में आंसर नहीं बनता था तो मैं उसमें टिक मार्क कर लेता था। अब उससे क्या होता था कि जब मैं सेकंड टाइम रिवीजन करूंगा तो मैं सिर्फ वही क्वेश्चन को लगाऊंगा जो मुझे नहीं बनते थे, क्योंकि जो बनते थे मुझे उस पर अपना टाइम दोबारा री इन्वेस्ट नहीं करना है। तो मैं जो आपको नहीं बनते थे सिर्फ मैं उसी क्वेश्चन को बार बार मतलब रिपीट करता था। और प्री के समय हमको एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बेस्ड अप्रोच रखनी पड़ती है, मतलब हमको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है किसी भी बेयर एक्ट के, किसी भी चीज़ के, हमको सिर्फ ऊपर से पता होना चाहिए कि इस सेक्शन में क्या है। नाउ कम्स द मेंस स्टेज। मेंस में बेसिकली 4 पेपर्स होते हैं, दे आर टोटल ऑफ 400 मार्क्स एंड आउट ऑफ विच अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 200 मार्क्स टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू राउंड। जो 4 पेपर होते हैं उसमें पेपर 1 और पेपर 3 होते हैं लॉ के पेपर। तो जो लॉ के पेपर होते हैं उनमें हम प्री में तो उनके सिलेबस को हम ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं, लेकिन यहाँ मेंस में हमको एक सब्जेक्टिव बेस्ड अप्रोच अपनानी पड़ती है। मैंने स्पेसिफिकली पेपर 1 और पेपर 3 के लिए ये किया था कि मैंने 2 रजिस्टर परचेज़ किए थे अराउंड 500 पेजेस के, और उसमें मैंने जो पेपर 1 के सब्जेक्ट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को सारे लिख दिए थे कि जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक टॉपिक है, तो मैंने वो टॉपिक लिखा था। उसके नीचे एक सिनॉप्सिस सा बना लिया था कि किस कमेटी ने उसको रिकमेंड किया, कौन से चैप्टर में है, कौन से आर्टिकल नंबर में है, फिर क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और फिर जस्टिस वर्मा कमेटी ने क्या रिकमेंड किया। तो मतलब जब मैं एग्ज़ाम के 1 वीक बिफोर मुझे सिर्फ मतलब पेजेस पलट के मतलब एक बेसिक रिवीजन की ज़रूरत पड़ती थी, तो मैंने सारी चीज़ का एक मतलब शॉर्टली प्रिसाइजली सिनॉप्सिस बना के रख लिया था उन 2 कॉपी में सारे 12 सब्जेक्ट्स का। तो इससे ये होता है कि हमको मतलब एक सब्जेक्ट बेस्ड मीन्स हमको कंटेंट प्रिपेयर हो जाता है। प्री में हम ऑल्दो हम सारी चीज़ें पढ़े हुए रहते हैं, लेकिन हमको एक पर्टिकुलर सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक को वहाँ लिखने के लिए। और इस बार मेंस में थोड़े अप्रोच चेंज हो चुकी है। पहले वो 16 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आस्क करते थे, इस बार वो 16 मार्क का 1 क्वेश्चन है और 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। तो उसके लिए हमें कंटेंट और भी ज़्यादा होना चाहिए और हमारे पास टॉपिक जो कवरेंस का एरिया है वो और भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। मैंने इस चीज़ को अपने नोट्स प्रिपेयर करने के लिए मैंने जो सेल्फ मेरे नोट्स बनाए थे प्री के समय मैंने उसको रेफ़र किया था, जो बेयर एक्ट है उसको रेफ़र किया था, और एक बुक है सुरभि की बाय वाधवा पब्लिशिंग कंपनी के थ्रू मैंने उसको एक रेफ़र करी थी। और बाकी के जो अपने एक रेफरेंस बुक आती हैं सारे सब्जेक्ट की, तो मैंने उनको भी थोड़ा रेफ़र किया था। लेकिन ये जो 3 चीज़ें इसमें भी बेसिकली सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो मेरा बस ये था कि यदि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कोई चीज़ कुछ आस्क करते तो मेरे पास इनफ ऑफ कंटेंट रहे, और यदि कोई लीडिंग केस लॉ है तो मैं वो केस लॉ को भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में एडजस्ट कर देता था।
और दूसरी चीज़ इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता था, जब मैंने ये सारे नोट्स बना दिए थे तो फिर मैं क्या करता था, मैं खुद ही डायरेक्ट उठाता था, इंडेक्स लेता था और उसमें देखता था कि कौन सा टॉपिक क्या है। मतलब कोई भी टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल रेट, तो मैं अपने रफ कॉपी में रेट का पूरा सिनॉप्सिस बना लेता था कि इंट्रोडक्शन, आर्टिकल नंबर, बाय विच कोट, ऑन व्हाट ग्राउंड एंड एक्सप्लेनेशन। तो ये मेरा एक मतलब बहुत हेल्पफुल हुई थी मेरे लिए कि मतलब मेरे को सारी चीज़ें रिकॉल करने में बहुत आसानी हुई थी in actual examination. Now comes paper 2, that is translation. Again, that paper is very much important. This paper is basically divided into 3 parts. One is translation. Translation is again divided into 2 parts: Hindi to English and English to Hindi. And another one is article writing and a summary writing. So ट्रांसलेशन के लिए मैंने क्या किया था, मैंने एक नोटबुक प्रिपेयर करी थी, उसमें जितने बेयर एक्ट की मैंने सारी जो वोकेबलरी है वो मैंने वोकेबलरी लिख दी थी। तो उससे क्या होता था कि ट्रांसलेशन के लिए हमको सेंटेंस तो हम बहुत इजीली किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन हमको वोकेबलरी आनी चाहिए, क्योंकि जो लीगल वोकेबलरी है वो उससे हम उतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते। यदि हमारा हिंदी मीडियम रहता तो हम हिंदी में पूरा अपना लॉ का 5 साल कंप्लीट करे होते हैं, यदि हमारा इंग्लिश मीडियम है तो हम इंग्लिश में 5 साल कंप्लीट करे हुए होते हैं। तो हमको सबसे ज़्यादा मेन चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है कि हमको वोकेबलरी आनी चाहिए कि हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे स्विच कर पाएँ। तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स की एक कॉपी में अपनी वोकेबलरी तैयार कर ली थी, जिसने मुझे बहुत हेल्पफुल करी थी ट्रांसलेशन के लिए। फॉर आर्टिकल राइटिंग मैंने कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं करी थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो वहाँ से मुझे आर्टिकल का एक अच्छा खासा आइडिया था। लेकिन हाँ, फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे जो बहुत स्टैटिक टॉपिक होगा, डाउरी प्रोहिबिशन, चाइल्ड मैरिजेस, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, तो ये सारे जो टॉपिक हैं आप इनके लिए ऑनलाइन मटेरियल बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो आप इनको सर्च कर सकते हैं। और आईएएस की बहुत सारी बुक्स आती हैं ऐसे स्टैटिक ऐसे के लिए, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। बट अगेन आई वुड से दैट ऑल मटेरियल इज़ फॉर ऐसे। इन एमपी सिविल जज वी हैव टू राइट आर्टिकल, और आर्टिकल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका ओपिनियन क्या है एट द एंड ऑफ कंक्लूजन। तो मैंने तो सिर्फ ज़्यादा उसमें टाइम डिवोट नहीं किया था, क्योंकि मुझे एक आइडिया था बाय रीडिंग न्यूज़पेपर कि कैसे आर्टिकल राइटिंग होती है। प्रेसाइज राइटिंग के लिए अगेन आई वुड से देयर इज़ नो नीड फॉर स्पेसिफिक टाइम। आप 4-5 प्रेसी प्रैक्टिस कर लें, आप ऑनलाइन में जाके सर्च कर लें कि प्रेसाइज राइटिंग, आप देख लें, खुद की प्रेसी बना लें, फिर जो उसका एक मॉडल आंसर दिया हुआ है आप उस चीज़ को मिला लें जाके कि कैसी है, क्योंकि प्रेसाई का एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आंसर नहीं होता है, बिकॉज इट डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आप 1-2 प्रैक्टिस करके जाइए कि आप टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से उस चीज़ को कर लें। And this paper is very scoring paper. If you have command on this paper, it may improve your rank very much. And now comes the very most important paper, which is a judgment paper. This paper can make you or break you. I have seen many people of my colleagues that have not qualified this examination because of this not scoring well in judgment paper. Judgment paper is divided into 4 parts. One is criminal judgment, one is civil judgment, one is framing of issues, and another one is framing of charges. So what I have done is that I have practiced a lot judgment in my preparation time. मैं क्या करता था, मैं रोज़ एक जजमेंट लिखता था, एक सिविल का, एक क्रिमिनल का, और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ को भी फ्रेम करता था। जजमेंट के पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हमें तभी मिल पाएगा जब हमारी उसमें बहुत अच्छे से कमांड होगी, क्योंकि ये पेपर अपने आप में इतना, क्योंकि क्या होता है कि हम ऑलरेडी 3 पेपर्स दे दिए होते हैं जजमेंट के पहले, तो ऑलरेडी हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली 2 डेज़ में 3 पेपर दे चुके हैं, और ये होता है सबसे लास्ट में पेपर। तो हमारे हाथ क्या होते हैं, वो थोड़े मतलब स्लो वर्क करने लगते हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं क्या करता था, जब मेरा मेंस का टाइम था तो मैं 5 o'clock पे उठता था, 5 to 6 मैं अपनी मिसलिनियस एक्टिविटीज़ करता था, 6 से मैं बैठता था अराउंड 9 तक। ये मेरा 3 घंटे का एक शिफ्ट हो गया। मैं हाफ एन आवर का ब्रेक लेता था, फिर मैं 9:30 से 12:30 तक एक शिफ्ट हो गया, फिर 12:30 से 1:30 तक का मेरा 1 आवर का ब्रेक होता था, जिसमें मैं लंच करता था, फिर मैं अगेन 3 hours की शिफ्ट मैं बैठता था। तो फिर उसके बाद क्या होता था, 4:30 के बाद मैं हाफ एन आवर का ब्रेक लेके फिर मैं 5:30 को 3 hours का एक सिटिंग ले लेता था। तो आई वुड से कि आप 3 hours की मेंस के पहले सिटिंग लें, तो उससे क्या होगा कि जब आप एक दिन में 4 बार ऑलरेडी आप 3 घंटे बैठ जाते हैं, और आप मतलब पढ़ाई करिए, उसमें लिखिए, आप कुछ भी करिए, तो क्या होता है कि आप 2 दिन में आपको 4 बार 3-3 घंटे बैठने में बहुत आसानी होगी।
तो मैं ये कहूँगा कि आप मतलब एक सिटिंग प्लान बनाइए, क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ में हम इतना ज़्यादा कभी बैठे नहीं रहते। हम प्री के स्टडी के समय भी हम क्या होता है कि 1 घंटे पढ़ते हैं, फिर 5 मिनट घूमने चले जाते हैं। बट मेंस में ऐसा नहीं रहता, आपको 2 दिन में 4 बार 3-3 घंटे की सिटिंग करनी है। तो मैं करता था कि 1 दिन में मैं 4 बार सिटिंग कर देता था, तो मेरे लिए बहुत आसानी हुई थी पेपर में कि मतलब सिटिंग करने में। और मैं एक चीज़ ये कहूँगा, जजमेंट के पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मेंटरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेंटरशिप कैसे मिलेगी, क्योंकि हमने लॉ के अपने स्कूल में कभी भी हम जजमेंट नहीं पढ़े रहते, हम वी आर वेरी न्यू टू दिस पेपर। तो मैंने तो स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए कोचिंग लगाई थी भटेले सर के यहाँ से इंदौर में। तो क्या होता है, क्योंकि जब तक हमारी गलतियाँ कोई निकालेगा नहीं, हमको पता नहीं चलेगा कि हमने क्या गलती करी है। और वो गलती ऐसी होगी कि हम खुद से उस चीज़ को सेल्फ चेक नहीं कर सकते। तो इससे ये होता है कि मैं आपको कहूँगा कि आप, यदि आपको नहीं आता, यदि आपको गाइडेंस चाहिए, तो मैं आई वुड सजेस्ट कि आप कोचिंग ज़रूर करें स्पेसिफिकली इस पेपर की, जजमेंट की। और एक अच्छे फ्रेंड सर्कल बनाएं जिससे आप अपना जजमेंट एक्सचेंज कर सकते हैं। मैं अपने जजमेंट्स अपने दोस्तों को शेयर करता था, उनके जजमेंट मैं पढ़ता था, तो हम लोग एक दूसरे का चेक करते थे। तो इससे ये होता है कि जब आपका जजमेंट दूसरे के पास जाएगा तो वो आपकी गलती निकाल सकता है, आपके पास किसी और का जजमेंट आएगा तो आप उनकी गलती निकाल सकते हो। और गलती निकालने के साथ साथ आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती थी कि मतलब जजमेंट में किस लैंग्वेज का यूज़ करना है, कौन सी चीज़ें कहाँ प्लेस करना है। बिकॉज जजमेंट के पेपर में फॉर्मेट भी बहुत रोल प्ले करता है। मींस फॉर्मेट के अकेले 20 नंबर मिल जाते हैं यदि आपने फॉर्मेट सही से लिखा है। तो मतलब आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई ऐसे कंपनी ऑफ फ्रेंड्स बनाएं जिनसे आप जजमेंट्स अपने एक्सचेंज कर सकें और आपको भी आइडिया मिले और सामने वाले को भी आइडिया मिले। नाउ कम्स द इंटरव्यू पार्ट। फॉर इंटरव्यू व्हाट माय अप्रोच वाज डैट मैं था एक रूम में और मेरा रूममेट था। तो हम दोनों क्या करते थे, सारी चीज़ों को डिस्कस करते जाते थे। फॉर एग्जांपल मेंस में हम क्या करते हैं, हम सारी चीज़ों को राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। इंटरव्यू के लिए हमको स्पीकिंग प्रैक्टिस इज़ मस्ट। तो हम दोनों क्या करते थे, सारे जैसे CRPC हो गया, तो पूरे सेक्शंस को हम क्या बैठ के साथ में डिस्कस कर लेते थे और एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते थे कि सपोज डैट व्हाट इफ़ दिस क्वेश्चन इज़ बीन आस्क्ड, तो उसमें क्या करना है। और रोज़ रात को हम लोग प्रैक्टिस करते थे एक मॉक ईच अदर के लेने की। तो उससे क्या होता है, जब आपके पास एक फ्रेंड रहेगा या आपके पास एक सर्कल रहेगा तो आपकी ऑलरेडी स्पीकिंग प्रैक्टिस तो होगी ही होगी, साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बम्प अप होगा। तो उससे क्या होगा कि जब आप व्हेन यू विल फेस रियल इंटरव्यू तो यू विल नॉट गेट नर्वस एंड यू विल एबल टू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू हैव डिस्कस्ड इन योर इंटरव्यू। और मैंने एक अप्रोच अपनाई थी कि मैंने अगेन भटेले सर के यहाँ से इंटरव्यू का गाइडेंस लिया था और मैंने मॉक इंटरव्यू के बहुत सारे दिए थे। क्योंकि मॉक से क्या होता है, मॉक हमको ये हेल्पफुल करता है कि हम मतलब वी आर एबल टू मेंटेन आवर पोस्चर एंड कॉन्फिडेंस इन इंटरव्यू और नॉट। हमको एक टेस्ट का एनालिसिस मिल जाता है कि हम क्या मतलब इंटरव्यू में हमारा परफॉर्मेंस क्या रहेगा। और मॉक के लिए मैं आपको कहूँगा, मॉक सिर्फ आप जाइए अपना कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। मॉक में यदि आपसे कुछ नहीं बन रही हैं चीज़ें तो आप ये मत सोचिए कि आपको कुछ आता नहीं है या फिर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने भी जब मॉक दिया था तो मुझसे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं बनी थी, लेकिन मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव मॉक से ये था कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस चेक करना है। बिकॉज इंटरव्यू इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, नॉट अबाउट योर नॉलेज। क्योंकि यदि वो नॉलेज का टेस्ट होता तो वो आपका ऑलरेडी प्री और मेन्स में हो चुका, और यदि वहाँ पर एक्चुअल में नॉलेज का उनको टेस्ट लेना होता तो वो एक और मेन्स आपसे लिखवा सकते थे। But knowledge is also a part of personality. Now I would explain how knowledge is a part of your personality. Knowledge about yourself. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मीन्स आपने कहीं वर्क किया है तो आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। यदि आप लिटिगेशन कर रहे हैं तो आपको लिटिगेशन का नॉलेज होना चाहिए। जो आपका होम टाउन है आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। यदि आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी है तो आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। और इंटरव्यू का एक कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ फॉर्मेट नहीं है, वो आपसे इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं। और यदि आपसे रिलेटेड कोई चीज़ है तो आपको वो चीज़ ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे रिलेटेड है। इंटरव्यू कुछ भी मतलब नई चीज़ पर कभी चालू नहीं होगा, वो आपसे जो रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो आपसे ही चालू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके नाम का मतलब क्या होगा, इस चीज़ से लेके आपके होम टाउन में क्या क्या चीज़ें फेमस हैं, वो कहीं पे भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू आपका लॉ पे ही चले, इंटरव्यू आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, आप कहाँ से हैं, उस पर भी चल सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे अपने कैंडिडेट्स देखे हैं जिनका इंटरव्यू सिर्फ पर्सनल ही चला है, मतलब उनसे लॉ के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, और पूछे भी गए तो बहुत बेसिक 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और
मैंने ऐसे भी कैंडिडेट्स देखे हैं जिनका इंटरव्यू सिर्फ लॉ पे ही चला है। तो अपन इंटरव्यू का कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, बस हम अपनी प्रिपरेशन को प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि हम प्रिपरेशन को कैसे करें कि हम सबसे पहले लॉ तो अच्छे से कवर कर ही लें, जो 12 बेयर एक्ट हैं उनको कर लें, साथ ही साथ जो थोड़े बहुत एडिशनल लॉज हैं जो हॉट टॉपिक्स रहते हैं रिसेंट के, हमको उसमें भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद यदि कोई हॉट मतलब सुप्रीम कोर्ट में कुछ इशू चल रहा है या फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं पे भी कोई इशू है तो हम उस चीज़ को भी थोड़ा स्टडी करके जाएंगे, तो ऐसा मतलब हमारे अंदर एक पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करता है। और मैं इंटरव्यू के समय एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। यदि पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं तो आप उस पीरियड के लिए, क्योंकि क्या होता है कई बार कुछ भी मतलब करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो और जिस दिन आपका इंटरव्यू आप उस दिन भी उस चीज़ का मतलब न्यूज़पेपर पढ़ के जाइए कि क्या उस दिन न्यूज़ आई है, क्योंकि कई बार वो पूछ सकते हैं कि आज की क्या लेटेस्ट न्यूज़ है। और इंटरव्यू के लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, कई बार क्या होता है इंटरव्यू के एक दिन पहले हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, रात भर नींद नहीं आती है, और ये चीज़ मेंस और प्री के में भी एप्लीकेबल होती हैं। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक दिन पहले अपनी स्टडी बंद कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली आपने साल भर इस चीज़ के लिए पढ़ाई करी है, तो एक दिन में आप पढ़ के आप उतना ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे। क्या होता है जब हमारा माइंड कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है तो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के समय में थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन वहीं हमने यदि अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है तो वो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस का टाइम है वो उस समय बहुत सही हो जाता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा नींद की प्रॉब्लम है तो आप पैरासीटामोल लेके सो सकते हैं, लेकिन अगेन आई वुड से यदि प्रॉब्लम है तो ही। वैसे मुझे भी हुआ था कि मुझे भी मेंस के पहले नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे कंट्रोल करके उस चीज़ को मैंने नींद लाई, क्योंकि क्या होता है एंजाइटी से होता कुछ नहीं, वो हमारा ही टाइम वेस्ट करती है। तो हमको ये चीज़ समझना है कि अल्टीमेटली वी हैव टू परफॉर्म टुमारो, तो हमको अपने आप को ही समझा के इस चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। और इंटरव्यू के लिए मैं एक चीज़ और कहूँगा, आप बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट मत करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे सिर्फ आपसे ही रिलेटेड पूछेंगे और जो आपके 12 बेयर एक्ट हैं उनसे ही पूछेंगे। कई लोग इस चीज़ में भी फंस जाते हैं कि वो बहुत सारे नए नए एक्ट्स पढ़ने लगते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें, तो उनका इस चीज़ में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। एंड अगेन आई वुड से मेक अ गुड कंपनी ऑफ फ्रेंड, जो आपके साथ जिनके साथ आप डिस्कशन कर सकें, जिनसे साथ आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकें, जिनके साथ आप अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर सकें। और आप मॉक बहुत सारे दीजिए इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये आपके लिए एक बेनिफिशियल रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहेगा। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर सम टिप्स which would be helpful for entire journey for as a judicial service examination. First of all, the most important thing is make your schedule. आप किसी भी चीज़ को करें पर्टिकुलर एक शेड्यूल बना के करें। हर दिन यदि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आप सुबह उठें और एक डायरी में लिख लें कि आपको आज ये चीज़ें कवर करनी है। ये एक दिन का शेड्यूल बनाइए, एक हफ्ते का बनाइए और एक महीने का बनाइए। और शेड्यूल में रिवीजन को ज़रूर एक ना एक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम दीजिए, क्योंकि क्या होता है हम पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब पढ़ाई सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिवीजन है, क्योंकि हमको चीज़ें दिमाग में आ तो जाती हैं, दिमाग में बिठाना उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, जब जाके हम अपने एग्ज़ाम में उस चीज़ का आउटपुट दे सकते हैं। तो आप शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल के साथ साथ आप उस शेड्यूल को डिसिप्लिन में आके फॉलो करिए। फॉर एग्जांपल आपने सोचा है कि आप 6 बजे स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो फिर आप ऐसा मत करिए कि आप 7 बजे से फिर स्टार्ट कर रहे हैं फिर उस चीज़ को, या फिर आप थोड़ा बहुत डिले कर रहे हैं। वो क्या होता है एक दिन तो वो डिले ठीक है, दूसरे दिन से वो डिले और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और चीज़ जो मुझे इसमें हेल्पफुल थी कि आप हेलो ऑल, आईएएस नेटवर्क के मेंस के नोट्स तो काफ़ी टॉपर्स ने सजेस्ट और रिकमेंड किए हैं। इसी ट्रेंड को आगे करते हुए स्टार्टिंग फॉर प्रीलिम्स 2022 वी हैव कम अप विद प्रीलिम्स शॉर्ट नोट्स, और ये सारे नोट्स भी टॉपर्स और लेटेस्ट यूपीएससी इंटरव्यू कैंडिडेट्स ने कंपाइल किए हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी 85 पेजेस के अंदर कंपाइल करी गई है, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक और थीम को छोड़ा भी नहीं गया है। सो अपनी प्रीलिम्स शॉर्ट नोट्स की कॉपी को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और रिवाइज करो। सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा अवॉइड करिए। मैं तो अपना फ़ोन, व्हाट्सएप सब चीज़ बंद कर दी थी। मैंने एक न्यू सिम खरीदी थी जिसका नंबर सिर्फ मेरे मेंटर के पास था और मेरे पेरेंट्स के पास था, जो मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं उनके पास था, और जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो जुडिशरी स्पेसिफिक के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जो मेरे साथ सेम स्टेजेस में हैं, उनके पास था। तो क्योंकि मैंने अपना पूरा सर्कल लिमिट कर दिया था, क्योंकि क्या होता है हमको थोड़ा सोसाइटी से भी इस चीज़ में कटना पड़ता है, क्योंकि यदि हम सोशल मीडिया इन सब चीज़ों में अपनी एनर्जी देंगे
तो हमारी जो एनर्जी जो हमको पढ़ाई में देनी है वो थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ा हमारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि सपोज़ हमारा फ्रेंड यहाँ घूम रहा है, ये उसकी लाइफ में ये चल रहा है, तो हमको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी। मैंने तो अपना फ़ोन और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब बंद कर दिया था। मैंने एक पर्टिकुलर सिम खरीदी थी जिसका नंबर सिर्फ मेरे मेंटर्स और ट्यूटर्स के पास था, और उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि एक्चुअल में मेरा माइंड बहुत शांत रहता था, मुझे किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी, सिर्फ मेरे पास उन दोस्तों का कॉल आता था जो भी जुडिशरी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई इंटरव्यू थ्रू दिस, एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट for your upcoming attempt, and I would also like to thank DKT platform for giving me this opportunity to share my strategy with you all guys. Thank you.